नमस्कार, 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने बढ़ाया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक सुरक्षा सलाहकारों की हो रही है बैठक। अजीत डोभाल के नेतृत्व में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर होगी चर्चा। प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग और व्यावसायिक दुकानों पर लगेगा टैक्स। ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकास। विक्रमशिला की विरासत और आधुनिक रेलवे सुविधाओं का दिखेगा संगम। देश भर में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ शुभारंभ। अहमदाबाद में मंगला आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। और पटना के इस्कॉन मंदिर से निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। समाचारों के साथ मैं अंशु अवस्थी। देश में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने आज से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे इसका निर्यात महंगा हो गया है। डीजल पर निर्यात शुल्क को 8.5 रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। एटीएफ पर 7.5 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य तेल कंपनियों को विदेशी बाजारों में मुनाफा कमाने से रोकना और देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आज से भारत के नेतृत्व में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे साझा खतरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों को कवर करने वाली 3,907 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सेमिकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, नई यूरिया निवेश नीति, निर्यात प्रोत्साहन मिशन और वाराणसी के मेगा रोड प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, किसानों को राहत देना और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना बताया गया है। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 1,27,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के साथ ही निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने वाली योजना को भी मंजूरी दी है। इस नई योजना से 60,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए, क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है, भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। अन्य दाताओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। देश को यूरिया उत्पाद में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार का अनुमान है कि नई यूरिया निवेश नीति से अगले 6 से 8 साल में 9,000 करोड़ तक की बचत होगी। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सब्सिडी जारी रखने का भी फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है, उसमें करीब 8 से 9
नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे. ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स. निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है. इस मिशन पर सरकार भारी भरकम खर्च करने जा रही है. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर सरकार 25,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी. ये मिशन वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगा. इसके अलावा सरकार एमएसएमई समेत निर्यातकों को बिना कोलेटरल लोन भी उपलब्ध कराएगी. इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ की 100% क्रेडिट गारंटी योजना भी शुरू करेगी. प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी कैबिनेट ने करीब 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. नमो घाट से शुरू होने वाले गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए शहर में ट्रैफिक कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा. 43 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 4 से 6 लेन का होगा. इस कॉरिडोर को बनाने में लगभग 10,998 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए यात्रा का समय 60 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट ही रह जाएगा. वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बने. 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है. 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा. ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को भी तर्कसंगत बनाया है. सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को मजबूती मिलेगी. दावा है कि ये फैसले विकसित भारत 2047 मिशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे. आगे बढ़ते हैं. राज्य के ग्राम पंचायतों को भी अब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है. ग्राम पंचायतों को होल्डिंग से दखलकार कर के अलावा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पेशा उद्योग पर शुल्क, पंचायत के स्तर पर दी गई सेवाओं पर शुल्क और पंचायत की तरफ से लगाए जाने वाले अन्य तरह के शुल्क से संबंधित अधिकार मिल गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिसीमन और इससे संबंधित अधिसूचना पर स्वीकृति दी गई. इसके अतिरिक्त कुछ विधायी कार्य आज हुए, जिनके संबंध में यहाँ पे विवरण नहीं दिया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. बिहार में उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य में अब उन इलाकों में भी डिग्री कॉलेज खुलेंगे जहां अब तक छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया है. देखिए खास रिपोर्ट. की नई शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया. इन कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है जहां अब तक डिग्री कॉलेज उपलब्ध नहीं थे. इन इलाकों के छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे प्रखंडों या शहरों का रुख करना पड़ता था. दूरी, आर्थिक परेशानी और संसाधनों की कमी की वजह से कई विद्यार्थी 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे. नए कॉलेज खुलने से ऐसे छात्रों को अपने घर में ही उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छात्राओं की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया है. उन्होंने कहा कि अब बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर जाने की मजबूरी नहीं होगी और उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. 79 वर्ष के बाद भी बिहार में जो कॉलेज की संख्या था, उस संख्या को एक मजबूत ताकत देने का काम आज किया गया. लगभग 272 बता रहे थे और आज एक दिन भागलपुर की पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया. सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सके. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों की उपलब्धता बढ़ने से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. बिहार में उच्च शिक्षा की मौजूदा तस्वीर.
बिहार में उच्च शिक्षा का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। राज्य में वर्तमान में 272 डिग्री कॉलेज संचालित हो रहे थे। इसके अलावा 21 राज्य विश्वविद्यालय, 8 निजी विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड विश्वविद्यालय समेत कुल 35 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। शिक्षा की समृद्ध परंपरा वाला बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान दी थी। आज भी बिहार के कई संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें पटना विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत के साथ बिहार में उच्च शिक्षा का दायरा और व्यापक होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों विद्यार्थियों को अपने घर के करीब पढ़ाई का अवसर मिलेगा। अब इस पहल का असर नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के भविष्य पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आने वाले बिहार की शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। पुनर्निर्मित स्टेशन का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्टेशन के पुनर्विकास में आधुनिक वास्तुकला और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान का संतुलित समावेश किया गया है। स्टेशन का बाहरी ढांचा समकालीन डिजाइन पर आधारित है, जिसमें विशाल ग्लास फेसाड, प्रीमियम एसीपी क्लैडिंग और आकर्षक प्रवेश द्वार तैयार किया गया है। यात्रियों के स्वागत के लिए बड़े पोर्टिको का निर्माण किया गया है, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक प्रवेश अनुभव मिलेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को ऐसे प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है जो अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। व्यवस्था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 75 स्टेशन अमृत भारत के तहत रिडेवलपमेंट हुए हैं, उनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे हमारी मालदा मंडल की पूरी ऑफिसर की टीम रहेगी। माननीय सांसद भागलपुर अजय कुमार मंडल जी आ रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं कहलगांव और कुतपैती, सब यहाँ पे ये डिग्नेटरीज आ रहे हैं। तो परेशानी बहुत थी। अभी अमृत भारत स्टेशन सरकार के तरफ से जो पहल की गई है, आज यात्रियों के अच्छी सुविधा के, बेहतर सुविधा के अनुसार जो है कि शिवनारायणपुर अमृत भारत स्टेशन में जो है कि वह सुविधा उपलब्ध किया गया है। बेहतर सुविधा हो गई है टिकट यात्रियों के लिए, टिकट के लिए। और अमृत भारत जो हुआ है ना, अच्छा मिल रहा है, टिकट भी अच्छी कट रही है। इसमें सरकार को तो बहुत थैंक्स देना होगा, इसलिए कि बहुत ऐसा था ही नहीं। पहले तो झोपड़ी नुमा कहिए, और आज जो है बहुत ऊपर गया है। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में आरोपी का हाफ इनकाउंटर हुआ है और उसके पैर में गोली लगी है। ये पूरी मुठभेड़ पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव गंगा घाट के किनारे हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करबिगहिया का रहने वाला कुख्यात आरोपी रवीश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के मकसद से बुद्धा कॉलोनी के गंगा घाट किनारे पहुंचा हुआ है। इस इनपुट के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम जब उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार करने पहुंची तो रवीश ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। में जो घटना में जो अपहरण वाली घटना हुई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है, खतरे से बाहर है, और जब वो इलाज कंप्लीट हो जाएगा उसका पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की।
पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी और सभी के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओडिशा के पुरी धाम में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व की प्राचीनतम और महानतम सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार इस महोत्सव का मूल आधार भगवान का अपनी बहन सुभद्रा की नगर भ्रमण की इच्छा को पूर्ण करना है। इसी उद्देश्य हेतु प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी की मुख्य नगरी में निकलते हैं। यह परंपरा सदियों से अपरिवर्तित है और भारत की आध्यात्मिक एकता का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस उत्सव का एक अत्यंत मानवीय और आत्मीय पक्ष अणसर की परंपरा है। लोक कथाओं और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए एकांतवास यानी अणसर में चले जाते हैं। इस अवधि में उन्हें विशेष जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। स्वस्थ होने के उपरांत ही भगवान अपने विशाल रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने बाहर निकलते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि भारतीय दर्शन में ईश्वर केवल एक अमूर्त शक्ति नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान आत्मीय है। यह रथ यात्रा केवल पुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की 3 किलोमीटर की भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। रथों का निर्माण प्रतिवर्ष नीम की पवित्र लकड़ियों से किया जाता है, जिसमें धातु की कीलों का प्रयोग वर्जित है। लाखों की संख्या में उमड़ने वाले भक्त जो न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी आते हैं, जब इन रथों की रस्सियों को खींचते हैं तो वह दृश्य सामाजिक समरसता और समानता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मान्यता है कि रथ की रस्सियों को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के संचित पापों का शमन होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोत्सव का समापन बाहुड़ा यात्रा के साथ होता है, जब 8 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के पश्चात भगवान पुनः अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। गुंडीचा मंदिर में देवता लगभग 8 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके पश्चात बाहुड़ा यात्रा के माध्यम से वे पुनः अपने मूल स्थान जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। यह संपूर्ण उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है और विश्व भर से लाखों भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन इस उत्सव का पूर्ण वैभव के साथ समापन होता है। धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो श्री जगन्नाथ मंदिर की इन अटूट परंपराओं के माध्यम से हमें सेवा, समर्पण और भक्ति के संस्कार सिखाती है। यह महाआयोजन सिद्ध करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भक्ति, शिल्प और विज्ञान का एक अद्भुत और शाश्वत समन्वय विद्यमान है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जो हमें भक्ति, समर्पण और एकता का संदेश देता है। गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 149वीं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह, भक्ति और परंपरा के साथ शुरू हुई। श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली इस भव्य यात्रा को देखने और भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर एकत्रित हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ आज सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में हिस्सा लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया।
पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में आज भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे विशेष पूजा और महाआरती के बाद भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर सवार होंगे। भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। देर शाम भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की जाएगी। अपराह्न 3 बजे यह यात्रा प्रारंभ होगी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इस यात्रा का उद्घाटन करेंगे। सर्वप्रथम पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद 56 भोग से भगवान को चढ़ावा होगा और आरती होगी। और बाद में, चूंकि एक परंपरा है, पुरी में भी आप देखे होंगे कि रथ यात्रा के पहले असंख्य लोग जो है झाड़ू लेकर रास्ते को साफ करते हैं, रास्ता बनाते हैं। तो वो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत युवा न केवल अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। नवादा जिले में इसका एक सफल उदाहरण देखने को मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी PMEGP युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। नवादा जिले के महुली गांव में सबमर्सिबल पंप का निर्माण किया जा रहा है। इस उद्योग की शुरुआत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिले ऋण से हुई है। आज यहां करीब 15 से 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। कारखाने में काम कर रहे नालंदा जिले के छोटे लाल और महेश कुमार बताते हैं कि उन्हें अपने घर के नजदीक ही रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर पा रहे हैं। बन रहा है यहाँ मोटर बन रहा है। कैसा लग रहा है काम करके? यहाँ बढ़िया लगता है। अच्छा है। हाँ। घर के पास रोजगार मिल गया। हाँ। उद्यमी अनुज कुमार बताते हैं कि शुरुआत से ही कुछ उद्यम करने का इरादा था, लेकिन पूंजी की समस्या थी। PMEGP के माध्यम से पूंजी का इंतजाम हो गया, जिसकी वजह से 15 लोगों को रोजगार दे पा रहा हूँ। सरकार की योजना कैसी है? ठीक है। क्या इससे फायदा हो रहा है लोगों को? राहत मिला है। कितना मिला आपको? इसमें मिला था 20 लाख का था, उसमें 35% सब्सिडी है। कितने आदमी अभी आपके यहाँ काम कर रहे हैं? अभी 10-15 आदमी है। 15 आदमी। नवादा के उद्योग विस्तार पदाधिकारी चंदन कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की एक सब्सिडी आधारित महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 35% तक की सब्सिडी मिलती है। यह योजना जो है कि हमारे जो लाभुक हैं या जो व्यक्ति है कुछ रोजगार करना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुलजारबाग में कोरियन भाषा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 300 घंटे का ये प्रशिक्षण कोई भी युवा मुफ्त में ले सकता है। यहाँ पर इंग्लिश, जर्मन, जापानी, अरबी, कोरिया भाषा सिखाई जा रही है। वहीं संस्थान में जापानी भाषा सीख रहे छात्रों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उन्हें विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में काफ़ी आसानी होगी। कि उनको विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं होता है और उसके एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन के पास करने होते हैं, तो उसी गैप को मीट करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था पिछले साल। उसी का एक अगला चरण है। जापानीज़, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, अरबिक नहीं, ये सब चल रहे हैं वहाँ दशरथ माझी में। कोरियन नया स्टार्ट हुआ है। काफ़ी अच्छा चल रहा है जो योजना चल रही है सरकार की। हमें नया फॉरेन लैंग्वेज सीखने मिला। मैं जापानीज़ की स्टूडेंट हूँ, पिछले 7 महीने से सीख रही हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, सो काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम सर अभिषेक
हुआ और मैं BSDM के अंडर जापानीज़ लैंग्वेज को सीख रहा हूँ। पिछले सर 7 मंथ में मैंने काफ़ी कुछ जापानीज़ लैंग्वेज में सीखा है, जैसे कि हम लोग ने N5 कंप्लीट किया और अभी N4 हमारा चल रहा है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। भारतीय यूरोपीय व्यापार और संघ की प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में AI सेमीकंडक्टर और 6G सहयोग पर बनी सहमति। भारत नेपाल के बीच ऊर्जा सचिव स्तर की द्विपक्षीय वार्ता में बिजली साझेदारी मजबूत करने पर बनी सहमति। 1650 मेगावाट बिजली निर्यात का रास्ता साफ। कर्नाटक की शिवमोगा में पेपर पैकेजिंग फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। पूरा गोदाम जलकर हुआ राख। घटना से आसपास मची अफरा तफरी। IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च। अब रेल टिकट बुकिंग होगी तेज और आसान। कटिहार जिले में कोसी नदी के तटीय क्षेत्रों में हो रहे गंभीर कटाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सहरसा के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 107 अंडरपास का किया निरीक्षण। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सर्विस लेन मरम्मति के दिए निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जनसुराज के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले मोतिहारी की युवा एथलीट सेतु मिश्रा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज कार्डिफ में खेला जाएगा। पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने बढ़ाया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। नई दिल्ली में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा सलाहकारों की हो रही है बैठक। अजीत डोभाल के नेतृत्व में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर होगी चर्चा। प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग और व्यावसायिक दुकानों पर लगेगा टैक्स। ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ पुनर्विकास। विक्रमशिला की विरासत और आधुनिक रेलवे सुविधाओं का दिखेगा संगम। देश भर में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ शुभारंभ। अहमदाबाद में मंगला आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और पटना के इस्कॉन मंदिर से निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।